नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और स्टूडियो में आ चुके हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर अमिताभ सिंह जी और समीर चौगांवकर जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आप सभी का। आज बड़ी खबर यह है कि पश्चिम बंगाल में 152 सीटों पर होने वाले पहले चरण के इलेक्शन की कैंपेन का आज अंतिम दिन है। मतलब आज शाम 5 बजे तक प्रचार जो है वो खत्म हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने फर्स्ट फेज की वोटिंग की तैयारियां सारी पूरी कर ली हैं। आखिरी वक्त में राजनीतिक पार्टियों ने अपना सारा जोर लगा दिया है और आज भी 5 बजे तक चूंकि वक्त है तो बंगाल में ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं। आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की 4 सभाएं होंगी। गृहमंत्री अमित शाह भी आज बंगाल में 4 रैलियां कर रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आसनसोल में रोड शो करेंगी। टीएमसी के सांसद अभिषेक बैनर्जी की भी आज बंगाल में कई रैलियां और रोड शो होने जा रहे हैं। इस इलेक्शन में बीजेपी खूब अग्रेसिव कैंपेन करती हुई नजर आई और पहली बार दिखाई दिया ममता बनर्जी थोड़ा बैकफुट पर थी। नैरेटिव सेट बीजेपी करती रही, जवाब ममता बनर्जी देती रही। ममता बनर्जी का चुनाव प्रचार अपना काम बताने से ज्यादा बीजेपी को जवाब देने पर सेंट्रिक दिखा, बीजेपी का डर दिखाने पर दिखा। ममता बनर्जी ने इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत चुनाव आयोग पर हमला करके की थी और फिर पूरे कैंपेन में उन्होंने यह बताया कि बीजेपी आ जाएगी तो क्या हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टारगेट किया। वहीं बीजेपी का चुनाव प्रचार एक अलग स्तर पर चला। बीजेपी ने इस बार लोकल चेहरों को तरजीह दी। बीजेपी का पूरा फोकस वोटर्स बिना डर के वोट डाल पाएं ऐसा माहौल बनाना, उनको यह भरोसा देना कि इस बार उनके साथ कुछ गलत नहीं होगा। बीजेपी ने अपने तमाम दिग्गजों को मैदान में उतार रखा है। अमित शाह ने तो वहां पर लंबा प्रवास किया है। हिंदुत्व का एजेंडा, घुसपैठियों का मुद्दा, ये योगी आदित्यनाथ भी बता रहे हैं, अमित शाह भी बता रहे हैं, प्रधानमंत्री भी बता रहे हैं। घुसपैठियों को लेकर के हिमंता विश्व शर्मा को भी बीजेपी ने बंगाल में उतारा हुआ है कि वो सीधे बताएंगे घुसपैठियों से आसाम भी परेशान था, उन्होंने क्या किया और बंगाल में क्यों बीजेपी की जरूरत है। और अब से थोड़ी देर पहले अमित शाह ने दार्जिलिंग में एक रैली की है। यहां उन्होंने क्या कहा हम आपको दिखाते हैं और उसके बाद फिर आज जो ये फर्स्ट फेज की जो सीटें होंगी इसका गणित क्या कहता है। बीजेपी इसमें से कितनी सीटें जीती थी, कितनी जीती थी ममता बनर्जी, क्यों यहां पर बीजेपी को आज इस बार जबरदस्त स्कोर की उम्मीद है, ये सारी बातें होंगी। लेकिन पहले आज का बिल्कुल लेटेस्ट बयान, प्रचार के अंतिम दिन, अमित शाह का सुनिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हम पर जुर्म ढाने वाली दीदी को, ममता दीदी को टाटा बाय बाय कहने का टाइम हो गया है। भाइयों बहनों, चुनाव पूरे बंगाल को टीएमसी के जुर्म से मुक्त करने का चुनाव और एक प्रकार से उत्तर बंग और दार्जिलिंग को बरसों से हो रहे अन्याय से मुक्ति पाने का चुनाव। आप एक बार भाजपा सरकार बना दीजिए उत्तर बंग वालों। 3 चुनाव से दार्जिलिंग तो कमल के फूल पर वोट कर ही रहा है, मगर बाकी के बंगाल से इतना समर्थन नहीं मिलता था। इस बार पूरा बंगाल तय कर बैठा है कि दीदी को निकालने का टाइम आ गया है, आ गया। अब ये तो 4 मई को पता चलेगा कि किससे मुक्ति का दिन था ये, लेकिन आप जैसा हमने आपको बताया कैंपेन जो है बड़ा दोनों तरफ से अलग अलग पैमानों पर चलता हुआ दिखाई दिया। सर एक बार जल्दी से 152 सीटों का वो मैं बता दूं क्या क्या था, पिछली बार क्या था, इस बार क्या, फिर हम लोग डिस्कशन करते हैं कैंपेन में क्या रहा वगैरह। तो पहले फेज में 16 जिलों की 152 सीटों पर वोटिंग होगी। फर्स्ट राउंड की वोटिंग बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले इलेक्शन में बीजेपी ने जो टोटल 77 सीटें जीती थी उनमें से 59 मतलब अपनी टोटल सीटों का 75% से भी ज्यादा वो इन्हीं 52 सीटों में से आया था। इसीलिए यह फेज बीजेपी का फेज होना चाहिए ऐसा लगता है। जिन पर 23 अप्रैल को वोट डाले जाने वाले हैं, मतलब वो फर्स्ट फेज वाली सीटें, ये नॉर्थ बंगाल की कूच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, कालिम्पोंग, दार्जिलिंग, नॉर्थ और साउथ दिनाजपुर के अलावा मालदा में होंगे। इस इलाके में तृणमूल कांग्रेस का प्रदर्शन भी अच्छा था। पिछले इलेक्शन में ममता बनर्जी की पार्टी ने जो टोटल 215 सीटें जीती उसमें से 92 वो इस रीजन में से आती हैं, तो उनका स्कोर भी खराब नहीं, बहुत अच्छा स्कोर था। तो इस बार जिन 152 सीटों पर पहले दौर में मतदान होना है उसमें आदिवासियों के लिए रिजर्व 15 सीटें भी हैं
पिछली बार इन 15 में से टीएमसी ने 8 जीती थी और बीजेपी ने 7 जीती थी। बराबर का मुकाबला था। एक इंटरेस्टिंग बात यह कि एससी एसटी के लिए रिजर्व कुल 35 सीटों में से स्कोर बीजेपी का 22 और टीएमसी का 13 सीटों का रहा था। फर्स्ट फेज की 152 में से 32 सीटें ऐसी हैं जिनमें जीत हार का अंतर 5000 से कम वोटों का रहा। मतलब ये एनी डे किसी भी तरफ जा सकती हैं। और अब तो एसआईआर भी हो गया। 17 सीटों पर जीत का मार्जिन 10,000 से कम रहा। यह भी मार्जिन कोई बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है। और बीजेपी की कोशिश इसी अंतर को पाटकर इस बार अपना स्कोर, अगर पिछली बार इन सीटों में उसको 59 सीटें मिली थी तो वो चाहेगी कि वो आगे बढ़े। ममता बनर्जी ने नॉर्थ बंगाल में झटका लगने के बाद यहां पर अपना जनाधार बढ़ाने का काम पहले ही शुरू कर दिया था, इसलिए नॉर्थ बंगाल में भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। तो ये बात हुई सर कि ये फेज बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है त्रिपाठी जी। मतलब दूसरे में तो हार जीत तब पता चलेगी जब पहले में ही अच्छा कर ले। नहीं, देखिए, अगर कोई भी पार्टी ये कहे कि हम सरकार बनाने की ओर बढ़ रहे हैं और लगभग आधा 23-29 में चुनाव होना है, तो जिसे कहते हैं ना कि पहला चरण अगर आपका गड़बड़ाएगा तो दूसरे चरण में उसको कवर नहीं कर पाएंगे, उतनी संभव नहीं कि उतना आगे पाएं। दूसरा, इन सीटों में बहुत सी जगह, जैसे एससी सीटों का जो आपने बताया, तो एससी सीटों में तो भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर स्थिति में है। भले एसटी सीटों पर लगभग एकदम बराबर का मुकाबला है, तो वो ये चाहेगी कि इन सीटों को तो पूरी तरह से जो 35 और प्लस 15-50 सीटें हैं उस पर वो काम करे। लेकिन पहला चरण एक मायने में बहुत डिसाइसिव होने जा रहा है, महत्वपूर्ण होने जा रहा है। वो है कि क्या भय मुक्त चुनाव होने जा रहा है, वही जिसकी बार बार बात की जा रही है कि सर्विलांस हो रहा है, एरियल सर्वे हो रहा है, ड्रोन से जिले जिले में लोग घूमते रहेंगे, जरा सा भी कुछ हुआ तो वहां फोर्स पहुंच जाएगी। ऐसा वीडियो मैंने एक देखा कि तृणमूल कांग्रेस के कुछ लोग गए और वो हाथ में कुछ लोहे का हथियार था, उसको लेके एक दरवाजे पर उन्होंने मारा। तब तक अचानक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज की गाड़ी आई, उनको पकड़ा और उन्होंने तुरंत झुकाया और उसको कर लिया जी। अब मैं बार बार चूंकि इसको पढ़ा, तो एक दिन हम लोग ही डिबेट कर रहे थे तो बिहार से एक फोन आया और उन्होंने मुझे 2005 का केजे राव का नाम याद दिलाया। तो मैंने तब से वो सारे घटनाक्रम पढ़े। अभी मैं उसको पढ़ रहा था तो उस वक्त के लिहाज से वो ऐतिहासिक था कि केजे राव पटना के एक होटल में बैठे, 600 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स वहां तैनात की गई थी, 600। अब उस वक्त का 600 कंपनी का आप सोचिए तो आज कितनी कंपनी होनी चाहिए। तो पहले चरण के चुनाव में लगभग 2500 कंपनी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज की तैनात हो चुकी हैं। वहां पर एक कैंपेन चला रहा है इलेक्शन कमीशन, ऑपरेशन एडवांस ऑल आउट, यानी पूरी तरह से सब एसएसपी डीएम जा रहे हैं, खुद वो लोगों को कह रहे हैं। सवाल यह है कि क्या इस सब के बाद जो धमकी अंदाज में वो अभिषेक बनर्जी बोले 4 मई को, क्या 12 बजे रात ऐसे बताया था ना कि 12 बजे रात के बाद अमित शाह में हिम्मत हो तो रुक के दिखाएं, क्या वो वाला डर निकल गया है? क्या आपका क्या कह रहा है, निकल गया कि नहीं? मुझे लगता है कि बहुत हद तक निकल गया है। मुझे लगता है बहुत हद तक निकल गया है। अब बाकी इंटीरियर में कितना है वो अभी नहीं कह, लेकिन हां मुझे लगता है, और मैं तो अब ये जो चुनाव जिधर जा रहा है उसमें मुझे लगता है कि ममता बनर्जी की जो सत्ता पर पकड़ थी वो सरक सी गई। और एक लाइन आपने कही, उसी को सिर्फ अगर माने ना तो आप ये कह रहे हैं कि रिएक्ट कर रही है। हम लोगों ने मतलब 2024 के चुनाव में ये बात कही थी और मैं गलत साबित हुआ था, लेकिन जो हम लोग कह रहे थे कि राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं, कांग्रेस कुछ कह रही है और भाजपा उस पर रिएक्ट कर रही है। बंगाल में जो मोदी कह रहे हैं, जो अमित शाह कह रहे हैं, जो भाजपा कह रही है, ममता उस पर रिएक्ट कर रही है। अब परिणाम आप देखिए। अब देखिए, जैसे इंटरेस्टिंग चीज है, अभी एक सर 152 का पूरा आपको अभी कैलकुलस समझा देंगे, लेकिन ये बात निकली तो जो नैरेटिव वाली बात है भाई कि किसने मुद्दा सेट किया और किसको उस पर जवाब देना पड़ा। तो अब आप पहला इलेक्शन या पिछला इलेक्शन याद कीजिए, क्या हुआ था। ममता बनर्जी के पैर में चोट लग गई, पैर में फ्रैक्चर हो गया, उन्होंने व्हील चेयर पे कैंपेन किया और बीजेपी पूरे चुनाव में कहती रही है नौटंकी कर रही है, ये नाटक कर रही है, सिंपैथी ले रही है, जो भी हुआ खेला हो गया। सेट किया एजेंडा ममता जी ने, रिएक्ट किया भाजपा ने और पूरा वो उसका बहुत सिंपैथी उनको मिली। इस बार देखिए रिवर्स, मैं केवल एक उदाहरण स्वरूप एक घटना बता रहा हूं, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। नहीं तो नरेंद्र मोदी जो है कैंपेन में सड़क पर उतर गए रोड शो करते हुए और चले गए एक दुकान पे जाकर के वहां झाल मुड़ी खाने लग गए। ठीक है, वो प्रचार का ही तरीका है। माइक, ममता जी ने कहा माइक लगा के गए थे, बिल्कुल माइक लगा के गए थे। झालमुड़ी कैसी बनेगी, प्रधानमंत्री यूं ही कहीं उतर के कुछ खा नहीं सकते, तो ममता जी ने कहा एसपीजी ने करवाया, बिल्कुल एसपीजी ने कराया हो, इसमें कोई शक नहीं है।
ऐसे प्राइम मिनिस्टर के साथ लिबर्टी नहीं ली जा सकती है। वो देश के सबसे बड़े नेता सर है। सेल्फी ली थी, रैली में सेल्फी ली लोगों के साथ, इतनी भीड़ देख के। ये सब स्क्रिप्टेड होगा, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। लेकिन ममता जी ने इस पर रिएक्ट क्यों किया? क्योंकि ये एक ऐसी तस्वीर है जो लोगों को अट्रैक्ट करती है। यार प्राइम मिनिस्टर जो है दुकान पे चला गया, दीजिए। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर जेब में 10 रुपए का नोट रखता है, 10 रुपए का नोट निकाल के दे रहा है, मतलब वो बटवा भी रखते होंगे जेब में। ये सब चीजें बात होने लगती है ना, तो फिर माहौल बनता है। इसीलिए ममता जी को इस पर रिएक्ट करना पड़ा। पिछली इलेक्शन में उल्टी बात थी। आप एक बार ममता जी ने क्या बोला इस वीडियो पे वो देखिए। কালকে মাইক পিট করে দোকানে ঝালমুড়ি এসপিজিকে দিয়ে তৈরি করিয়ে 10 টাকা কখনো পকেটে থাকে ওনার? কত নাটক! নির্বাচনের সময় গুহাতে গিয়ে বসে থাকেন, কখনো নির্বাচনের সময় বলে আমি চায়ওয়ালা, 10 টাকা বের করে ঝালমুড়ি খাচ্ছে। বুঝুন, সেই ঝালমুড়িটাও নিজেদেরই তৈরি করা। আর যদি তৈরি করা না হবে তাহলে দোকানে ক্যামেরা ফিট আগের থেকে ছিল কি করে জিজ্ঞাসা করুন। সব নাটক মানুষ বোঝে না। যেখানে মিটিং করে রেলে করে লোক নিয়ে আসে, বাইরে থেকে লোক নিয়ে আসে, নিয়ে এসে মিছিল মিটিং করে। কোনো একটা এজেন্ট দেওয়ার ক্ষমতা নেই, বাইরের এজেন্সিকে দিয়ে আর ভাবছে প্রশাসনকে চাপ দিয়ে। এখন যেহেতু ইলেকশন, মনে রাখবেন আগামী 3 সপ্তাহ বাদে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারই আসছে এবং তারাই আসবে। अब जरा सा आप वीडियो भी देख ही लीजिए जब इतनी बात हुई है तो, क्योंकि वीडियो बड़ा मजेदार है। जरा मोदी जी का वीडियो भी दिखा दीजिए। भाई हमें अपना जाल मुली खिलाओ। हाँ, अच्छे वाला कितने का होता है? 10-20। हाँ, जो भी है बना दो। हाँ, झाल थोड़ी खाएगा? खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। तो कितना 10 रुपए देना है? दुकान में आए सर। हाँ, 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। बढ़िया बनाओ। हाँ? जी तो ये था। तो सर मैंने गलत तो नहीं कहा? इस बार ममता जी रिएक्टिव मोड में दिख रही हैं ज्यादा। आपने दो बातें कही, दोनों बातें ठीक है। एक तो ये कि रिएक्टिव मोड में दिख रही हैं, और दूसरा इस बार बीजेपी ऑफेंसिव है, ममता जी डिफेंसिव हैं। वो लगातार हो रहा है और कोशिश हो रही है कि बीजेपी अपने को कैसे ग्रो कर सकती है। एक मित्र ने मुझे आज ही सुबह में कोलकाता बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सारी एक्सरसाइज कर ली है, अगर वो नहीं जीतती ये चुनाव तो शायद उसकी वजह संगठन हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे जिलों में आज भी संगठन नहीं है बीजेपी का। अच्छा, बाकी सारी एक्सरसाइज वहाँ पर बीजेपी ठीक मतलब तरीके से अपने कार्ड्स पर प्ले कर रही है और बहुत ताकत के साथ लड़ाई लड़ रही है। और उन्होंने भी यही कहा कि ममता जी रिएक्ट कर रही है, तो इसका मतलब है कि ममता जी थोड़ा सा परेशान है। और वोट अब जो होगा, फर्स्ट फेज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट फेज में ममता जी को सस्टेन करना है और बीजेपी को ग्रो करना है। और बीजेपी ने यदि इसमें थोड़ा सा भी ग्रो कर लिया तो सेकंड फेज में उसके लिए एक माहौल बन जाएगा कि भाई बीजेपी आ रही है, तो वो सेकंड फेज जो उसके लिए वीक है वो उसमें उसको मदद मिल जाएगी। मुझे जब डेटा देखा मुझे हैरानी हुई कि भाई आपकी 75% सीटें हाँ, तो इसलिए तो वो 75% सीट को यदि रखती है और 2-4 सीटें और भी बढ़ा ले तो ऐसा माहौल बन जाएगा कि बीजेपी की सरकार आ रही है। तो सेकंड फेज में उनको सर 92 और 59 स्कोर है इस फेज का। तो बीजेपी 52 को जो है कम से कम बीजेपी को 52, आप 92 59 उससे मत देखिए। 59 मतलब बीजेपी का जो 75% सीट्स है वो वहां से आई हुई है, और उसको वो 10 सीटें भी बढ़ा ले तो वो 70 के करीबन पहुंच जाएगी। तो 70 से उसको बहुत वहां पर आगे आराम मिल सकता है और एक माहौल बनता है कि बीजेपी वहां वो लड़ाई जीतने की तरफ बढ़ रही है। अब कितना लड़ सकती है कितना नहीं लड़ सकती है, ममता जी अब भी अपना जो बंगाल वाला जो अस्मिता वाला है उस कार्ड पर काम कर रही हैं कि कैसे उसको लड़ा जाए। और अभी बताया गया कि जैसे भवानीपुर में क्या कि जो ममता जी की सीट है वहाँ गुजराती भी हैं, राजस्थानी में मारवाड़ी भी हैं और लोग भी हैं, तो उनके जो यहाँ सब रह रहे हैं वो सब बंगाली हैं। ये जो अभी आपने बात की इस पर मेरे पास एक है खबर इससे जुड़ी हुई, वो भी मैं दिखाता हूँ। ग्राफिक्स को उल्टा नंबर लिख दिया है, बीजेपी 59 वो 92। भाई इसको हाँ इसको ठीक करा ले अगर ऐसा दिख रहा है तो। नजर तेज ज्यादा त्रिपाठी जी की है, मुझे तो थोड़ी दिक्कत होती है। सर 100 ये जो 152 सीटें बीजेपी, आपका क्या अनुमान है? मतलब अगर बीजेपी की ट्रेजेक्टरी अपवर्ड है इस चुनाव में और कमोबेश हर आदमी ये मान रहा है कि जीतेगा कौन, इसको छोड़ दें, बीजेपी की सीटें बढ़नी चाहिए,
तो फिर इस फेज में तो और बढ़नी चाहिए। निश्चित रूप से। और जब ये चुनाव डिक्लेयर हुआ था उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने एक बैठक ली थी जिसमें भूपेन्द्र यादव थे, जिसके अंदर सुनील बंसल थे, जिसके अंदर बंगाल के तमाम कोर कमेटी के बड़े लीडर्स बैठे हुए थे और संघ के भी 2 से 3 बंगाल के पदाधिकारी थे। तब अमित शाह ने यह बात कहा था कि भाई ये 59 हमने सीटें 2021 में जीती थी और हमें इसी फेज के अंदर 3 डिजिट के अंदर पहुंचने का टारगेट लेकर चलना। 100 सीटें आइडेंटिफाइड कीजिए और 100 सीटें हमें पहले फेज में जितना हो, पहला फेज हमारा विनिंग फेज होना चाहिए। क्योंकि पहले फेज से जितनी ज्यादा सीटें जीतेंगे उतना हमें सेकंड फेज में कम होगा। 100 सीटें टारगेट ली थी उन्होंने, टारगेट की आप 100 सीटें आइडेंटिफाइड कीजिए जहां आपको पूरी ताकत लगाना है। और उसके बाद भूपेन्द्र यादव और सुनील बंसल ने अमित शाह को जो प्रेजेंटेशन दिया उसमें बताया था कि इसमें कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने जो 59 सीटें जीती थी उसके अलावा कम से कम 35 सीटें ऐसी थी जो भारतीय जनता पार्टी बहुत कम मार्जिन से आ रही थी, कुछ 5000 के मार्जिन से, कुछ 7000 के मार्जिन से, कुछ 1600 के मार्जिन से सीटें आ रही थी। तो 10,000 के कम मार्जिन की सीटों को भारतीय जनता पार्टी ने इसके अंदर बहुत टारगेट किया था। और अभी 3 दिन पहले जो भारतीय जनता पार्टी के पास जो संगठन का फीडबैक आया है उसमें यह कहा गया है कि पहले फेज की जो 152 सीटें उसमें से 89 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। उनका ये टारगेट है कि 89 सीटें पहली फेज के अंदर वो जीत रहे हैं। हालांकि अमित शाह जी इस बात पे नाराज है कि भाई 100 सीटों का था तो आपने बाकी सीटें क्यों छोड़ी, 89 पे हम क्यों पहुंचे। पार्टी संगठन ने इनको फीडबैक दिया है कि हाँ, 89 सीट पहले फेज में हम जीत रहे हैं। ये बिहार से 30 ज्यादा है वो भी। तो उनका यही है ना कि पहले फेज में हम जितना जीते हैं, सेकंड से उस बात को जानते हैं कि सेकंड फेज जो है वो उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट होने वाला है, मुस्लिम बहुल सीटें। और ये भी भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिल रही है कि पहली फेज में कांग्रेस ने भी अच्छे उम्मीदवार उतारे कई जगह पर, तो कांग्रेस भी बेहतर प्रदर्शन करेगी तो ममता बनर्जी के लिए वो भी नुकसान देने होने वाला है। लगता है इस फेज में बीजेपी को पिछली बार से बेहतर करना निश्चित रूप से मुझे लगता है इस बार 85 सीट भारतीय जनता पार्टी को पहले फेज में मिलने जा रही है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी 160 से 165 का जो टारगेट लेकर चल रही है सीट जीतने का, उसमें 85 सीटें भारतीय जनता पार्टी मान के चल रही है कि पहले सीट एक चीज और हो रही है अब, जैसे जैसे अब इलेक्शन, अब तो वोटिंग का वक्त आ गया, मोदी जो है वो सेंट्रल फिगर बनते जा रहे हैं। पहले क्या हो रहा था, हमने पूरे बात की कि बीजेपी ने कैंपेन में लोकल चेहरों को आगे रखा, आगे जो पूरा ये जिसको हम लोग वो कहते हैं ना स्लॉग ओवर्स में फिर मोदी ने कमान लिए अपने हाथ में, जितनी रैलियां हो रही हैं और वो जो कुछ भी ये वीडियो बनाना सब बनाना। अब मैं आपको, जैसे उन्होंने अभी महिला आरक्षण के बाद वो टीवी पर आकर प्रधानमंत्री ने बताया देश को कि भाई हम ये काम करना चाहते थे, महिलाओं को आरक्षण देना चाहते थे, इन पार्टियों की वजह से नहीं हो पाया। आलोचना हुई उसकी इस सेंस में कई लोगों ने की कि भाई ये तो चुनाव प्रचार हो गया, आपने देश के नाम संबोधन में सरकारी टीवी का इस्तेमाल करके, और आपने सरकारी टीवी मतलब सभी जगह प्रसारित हुआ वो, तो आपने जो है इलेक्शन स्पीच दे दी। अब इससे जुड़ी खबर आपको दे रहा हूं मैं, देश के 700 से ज्यादा प्रबुद्ध नागरिकों ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी के 18 अप्रैल के देश के नाम संबोधन को लेकर आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि अपनी स्पीच में प्रधानमंत्री ने आचार संहिता का उल्लंघन किया था। शिकायत में इस मामले की जांच कराने और कार्रवाई करने की मांग की गई है। जिन लोगों ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है उनमें पूर्व नौकरशाह हैं, शिक्षाविद हैं, पत्रकार हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। 20 अप्रैल को मुख्य चुनाव आयोग को भेजी गई चिट्ठी में आरोप लगाया गया है कि यह स्पीच दूरदर्शन, संसद टीवी, ऑल इंडिया रेडियो जैसे सरकारी प्लेटफॉर्म्स पर प्रसारित हुई, जो चुनाव आचार संहिता लागू होने के दौरान एक पक्षपातपूर्ण काम जो है वो माना जाना चाहिए। और फिर उन्होंने कहा है कि अगर ऐसी स्पीच प्रधानमंत्री देते हैं तो फिर दूसरों को भी इन सरकारी मीडिया संस्थानों का इस्तेमाल करने की अनुमति मिलनी चाहिए। एक बात। दूसरा, खड़गे साहब बंगाल में बोल रहे हैं, सोचें आप, कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट, एक तो आप ममता के खिलाफ लड़ रहे हो, पहले भी राहुल गांधी ने एक बार कहा था, स्पीच दी थी, तो मोदी से कोई लड़ सकता है, तो मैं बंगाल में मोदी से नहीं लड़ना है, बंगाल में ममता से लड़ना है। अब यहां खड़गे साहब ने क्या बोला, उन्होंने बोला ये तो टेंट लगा के बैठ गए हैं मोदी जी, बसना है क्या इनको यहां पर? क्यों कहना पड़ रहा है बसना? आप बस जाओ, राहुल जी से कहो आप यहीं रहो 1 महीना, 6 महीने पहले से तैयारी यहीं शुरू करते। लेकिन आप जब इलेक्शन के वोटिंग से पहले ये कहते हो कि मोदी इतना क्यों आ रहा है भाई बंगाल, मोदी को यहां बसना है क्या, तो उसका क्या मैसेज जाएगा, आप सुनिए। मोदी जी ने यहां तो टेंट मारा है, यहीं पर शायद वो बसने वाले हैं शायद, क्योंकि इतने दिन से वेस्ट बंगाल में घूम रहे हैं, अपने सरकार के कामकाजों को छोड़ के देश के हित में जो काम करना और इनके लिए जो काम जनता ने सौंपा गया वो काम छोड़कर इन्हों असेंबली इलेक्शन में हर जगह घूमते फिर रहे। वो हर जगह घूम रहे, हर जगह डिस्टर्ब कर रहे, शांति भंग कर रहे और लोगों में तनाव फैला रहे हैं, हिंदू मुसलमान का झगड़ा लगा रहे हैं। कहीं
महिला वर्सेस पुरुष, कहीं हिंदू वर्सेस मुसलमान, कहीं क्रिश्चियन। क्या मोदी जी वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री रहना चाहते हैं? अरे बाबा, आपको तो जनता चुन के भेजी है। अगर हमको 25 सीट और मिल जाते देश में तो मोदी साहब यहां से उनकी तख्ता पलट जाती थी। नवजोत सिंह सिद्धू जी कहते थे अपने कमेंट्री में, मेरी चाची को मूछें होती तो मेरे चाचा कहलाती। तो वो तो 25 सीट आई नहीं ना, आती तो ठीक बात है, आपकी सरकार बन जाती। लेकिन जब आप कहते हो मोदी क्यों आ रहा है इतना, मोदी तो प्रधानमंत्री है, मोदी को मुख्यमंत्री बनना है क्या, इसका मतलब मोदी के आने से कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो इसका मतलब आप बैकफुट पर हो सर। जी नहीं, देखिए कांग्रेस तो ऐसे भी हम जानते हैं कि यहाँ कंटेस्ट में नहीं है, तो वो जितना कैंपेन कर लें, जितना भी बोल लें, वो कंटेस्ट में नहीं है, ये वो भी जानते हैं। रही बात मोदी जी की, मोदी जी चेहरा तो बिल्कुल हैं और बंगाल में एक एक्नॉलेज भी किया जाता है, एक्नॉलेज फेस है कि वो पूरी तरह से भारत के रिप्रेजेंटेटिव और बंगाल के रिप्रेजेंटेटिव बनने वाले हैं या बनना चाहते हैं। लेकिन वहाँ जो लड़ाई है ना, वो ममता दीदी ने वहाँ क्या किया, वो लोकल वर्सेस आउटसाइडर उन्होंने किया। और इस लड़ाई में ममता दीदी ने बंगाल की अस्मिता, बंगाल के खाना, किसी ने बोल दिया वहीं पे कि असली मजा तो तब आता जब माछ भात खाते, क्योंकि वो जो ट्रेडिशनल फूड है बंगाल का। लेकिन इस समय जो स्थिति है वहाँ, वो जैसा त्रिपाठी जी ने शुरुआत में ही कही, एक भय का माहौल है। मैं पिछले 7 दिन से 8 दिन से रोज 2 लोग से बात कर रहा हूं रोज, कि आपका क्या विचार है। उसमें जो लोग या तो तृणमूल के वोटर हो या बीजेपी के, वो भी बोलने से डर रहे हैं किसको वोट दे रहे हैं। सब बोल रहे हैं कि नहीं माहौल टेंस। जी तो जानकार लोग, आपसे परिचित लोग होंगे, परिचित, हाँ, डिफरेंट प्लेसेस में, जहां जिनसे हम बात कर सकते हैं। पर्सनल कॉन्वर्सेशन में, पर्सनल कॉन्वर्सेशन में जो मैं जानता हूं कि ये तृणमूल के सपोर्टर हैं, मान लीजिए, वो भी बोलने से डर रहे हैं। यानी कुछ ना कुछ परिवर्तन होने वाला है। और वो भी इस सेंस में मैं बता रहा हूं कि जो बीजेपी के वोटर्स हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि देखिए चेंज तो होगा, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। मैंने उनसे पूछा कि भाई ये तो प्राइवेट कॉन्वर्सेशन है, मैं व्हाट्सएप कॉल कर रहा हूं, आप रिकॉर्ड भी नहीं कर सकता, बताइए आप। और उन्होंने एक आध बार मुझे टीवी पे देख लिया था, वो डरते हैं इस बात से, और वो सीधा ये कहने से डरते हैं कौन जीत रहा है। यानी चेंज का एक बयार है, लेकिन वो मेजॉरिटी में कन्वर्ट कर पाए कि नहीं, डबल पिछले बार से बीजेपी को आ जाए कि नहीं, वो एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और वो जो भय का माहौल है ना, वो सर्वव्यापी है। पुलिस भी डरती है, लोकल पुलिस से। ये तो एक फैक्ट सिद्ध हो गया है जी, बिल्कुल, कि भाई वहां पे ऐसा डर का माहौल बना हुआ है। अच्छा त्रिपाठी जी, कुछ वो चिट्ठी के बारे में बोलना चाह रहे थे। मैं सिर्फ ये कह रहा, देखिए चूंकि समय ऐसा है कि स्पष्टता बड़ी जरूरी है। अब अगर उस चिट्ठी को योगेंद्र यादव लिख रहे हैं, उस चिट्ठी को परंजय गुहा ठाकुरता लिख रहे हैं, उस चिट्ठी को परकला प्रभाकर लिख रहे हैं, उस चिट्ठी को नजीब जंग लिख रहे हैं, तो नाम देखना पड़ेगा। अब वो समय नहीं रहा कि आपने कह दिया वही हैं जो निर्मला सीतारमण के पति हैं। बिल्कुल, जो उनके साथ नहीं है, जो हमेशा विरोध में रहते हैं। तो इसलिए ये वो समय नहीं रहा कि आप कह दे कि पहले होता था कि इतने बुद्धिजीवियों ने लिखा, तो बुद्धिजीवी हुआ करते थे। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि जब से कांग्रेस की सरकार आ गई, वो हर बार कांग्रेस ये विपक्षी बुद्धिजीवी है, विपक्ष के बुद्धिजीवी हैं। इनके वाले भी आएंगे, अभी 1400 आएंगे, अभी इनकी चिट्ठी आएगी इधर से आएगी, लेकिन अब ये स्पष्टता होनी चाहिए, वरना ऐसे क्या एक संदेश गलत जाता है कि देश के 700 बुद्धिजीवी जो बहुत एकदम से न्यूट्रल थे, वो नहीं चाहिए। जो अलग अलग समय में कांग्रेस के समय में यूपीए के एडवाइजरी कमेटी में रहे, जो कांग्रेस के समय में लाभ के पदों पर रहे, जिन्होंने बाकायदा अभियान चलाया, जो राहुल गांधी के साथ गमछा पहनकर भारत जोड़ो यात्रा में चलते हैं, जो विपक्ष की प्रेस वार्ता होनी होती है तो जो गेट से निकलते दिखते हैं। चलिए उसको तो छोड़िए, ये ना अभी तो ये भी जरूरी है। अभी खड़गे साहब ने एक बात कही, जो बयान मैंने आपको दिखाया, सीरियसली चिट्ठी को ऐसा ले रहे हैं जैसे कोई इलेक्शन कमीशन काम ही का एक्शन ही ले लेगा। त्रिपाठी जी जरा सीरियस हो गए। नहीं, मैं तो सिर्फ स्पष्ट कर रहा हूं क्योंकि आपने बताइए तो सही। मैं तो चाहता हूं कि लोग सीरियस ना लें, इसलिए ये मैंने किया। मैं जो बात कह रहा था आपसे, क्योंकि उनकी स्पीच से जुड़ी बात है। खड़गे साहब ने क्या बोला अभी अपने इस बयान में, जो आपने देखा, उन्होंने कहा ये यहां आते हैं, हिंदू वर्सेस मुसलमान करते हैं, नॉर्थ वर्सेस साउथ करते हैं, महिला वर्सेस पुरुष करते हैं। तो महिला वर्सेस पुरुष किया किसने, छोड़ दीजिए, क्या हो गया? और अगर बंगाल में महिला वर्सेस पुरुष हो गया तो कॉन्टेस्ट आज ओवर है, खत्म। नहीं सर, ये बात ठीक है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं, जब समीर जी ने कहा कि पार्टी ने कहा है कि 89 सीट्स
यहाँ पर आ सकती है, तो फिर तो मुझे थोड़ा कमजोर स्थिति लग रही है बीजेपी की, क्योंकि 89 सीट्स अगर उत्तर बंगाल में आती है तो बीजेपी के लिए ये चुनाव निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। दक्षिण बंगाल में कोई बीजेपी के लिए बहुत जगह अब भी नहीं बनी है। जितना 50 सीट 60 सीट चाहिए होगी, 60 सीटें चाहिए, तो 60 60 सीटें जितना दक्षिण बंगाल में नहीं, वो फर्क है ना, वहाँ पर कोई उनका संगठन नहीं है, वहाँ पर बहुत कमज़ोर है, वहाँ की जो सीट्स का जो कहना चाहिए बंटवारा कह लें, हिस्सा कह लें, उसमें बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत नहीं है। बीजेपी को जो अमित शाह ने कहा ना, वो इसीलिए उन्होंने कहा कि 100 सीटें यहाँ पर होना उनके लिए जरूरी है। जब तक वो नहीं होगा, मतलब वहां पर कितना निकाल सकते हैं, लेकिन 89 में बीजेपी की मान भी लूं तो थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगले फेज की 151 है ना सर? हाँ, 151 में से 18 सीटें आई थी बीजेपी को। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि दक्षिण बंगाल में उनके लिए बहुत मुश्किल हो। और 18 ना 142 है, 194 तो है। 142 में 18 सीट आई थी बीजेपी को। तो 18 से 60 होना तो बहुत बड़ा काम है ना। नहीं, लेकिन ये भी तो है ना कि आप कितना स्ट्राइक रेट, मतलब 152 में से अगर 89 कह रहे हैं, 90 की बात हो गई, तो ये भी तो मसला है ना कि कितना बढ़ेगा। बोल रहे हैं और कठिन तो है ही। सेकंड फेज की जो 142 सीटें, उसमें आप लोकसभा 2024 का परिणाम देख लीजिए, 35 सीटों पर बीजेपी आ गई लोकसभा में। तो लोकसभा अगर आप काउंट करो तो 35 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। भले ही सीटें भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में कम हुई है, लेकिन 35 सीटों पे नहीं, लेकिन जब 60 चाहिए आप 35 सीट पे अगर आगे हो 2024 के लोकसभा चुनाव में सर, तो उसके बाद संगठन ने वहां काम किया है। तो आप ये मान के चलिए कि सेकंड फेज में भारतीय जनता पार्टी कम से कम 50 सीटें जीतने जा रही है इस बार। ये मान लेना कि भारतीय जनता पार्टी सेकंड फेज में बहुत बुरा प्रदर्शन करेगी, 50 सीटें कम से कम सेकंड फेज में जीतेगी। एक बात बताइए, फिर ब्रेक पर जाना पड़ेगा। फिर और खबरें हैं कुछ बंगाल की, बहुत मजेदार खबरें आपको दिखाऊंगा, लेकिन मुझे और प्रोफेसर साहब को छोड़ के आप तीनों की नेताओं से बात होती है? बिल्कुल करते हैं आप लोग? बिल्कुल। तो क्या बता रहे हैं नेता, क्या बता रहे हैं प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में, वो बताइए। नहीं, देखिए, प्राइवेट कन्वर्सेशन में बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी बातचीत आ रही है, बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो पहली बार ये कह रहे हैं कि हम चुनाव जीत सकते हैं पे हैं भी, बिल्कुल जीत रहे हैं पे नहीं है। ये तो मैं आपको हर बार हर डिबेट में एक लाइन बोलता हूं कि ममता जी जब तक हार न जाएं, जब तक वो सत्ता से बाहर न हो जाएं, तब तक ही नहीं कह रहे। इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूं, बीजेपी वाले भी यही कह रहे हैं। बीजेपी वाले भी कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम इस बार जीत सकते हैं, में उनके थोड़ा कॉन्फिडेंस है। जो 21 में था वो नहीं था, और 21 में कोई भी, हम लोगों का भी जो अनुमान था, मेरा निजी अनुमान भी था, वो 100 के आसपास का। टीएमसी वालों से बात होती है आपकी, कांग्रेस वालों से बात नहीं? हाँ, कांग्रेस के लोगों से बात हुई। कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं कि बीजेपी अच्छी लड़ाई लड़ेगी। टीएमसी वालों से संयोग से किसी से बात नहीं होती। कांग्रेस वाले कह रहे हैं बीजेपी अच्छी पोजीशन। बिल्कुल। सर आप भी बता दें। एक चीज ऐड करूं, लेकिन सब ये एडमिट कर रहे हैं कि ना ग्राउंड पे बीजेपी का प्रेजेंस बहुत मिनिमल है। जो ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट हो सकता है वो चेहरा ही है, और वो मोदी जी का चेहरा है। लेकिन इनके ग्राउंड पे एक व्यक्ति से मैंने पूछा कि आज तक तुम्हारे घर में किसी ने बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन से आया है वोट मांगने? बोला कोई नहीं आया। तो आप वो समझ सकते हैं कि वो कौन से शहर की बात है सर? ये सिलीगुड़ी शहर है, जो मतलब सिलीगुड़ी तो बीजेपी का पकड़ है, वो तो वैसे भी बीजेपी वोट नहीं मांग रही जाके, वो बीजेपी उसके बोला मेरे घर कोई नहीं आता है। लेकिन ये है कि पोस्टर, और ये एक पॉजिटिव फीलिंग है जो पहले भी था। तो इस बात, ठीक है सर, ब्रेक करना पड़ जाएगा। आप अपना बताइए सर, नेता क्या बोल रहे हैं? मैं यही कह रहा हूँ ना कि बीजेपी अच्छी लड़ाई लड़ रही है, लेकिन जो मैंने कहा कि बीजेपी ने सब कुछ लगा रखा है संगठन के अलावा, संगठन वहां नहीं है। और जो बीजेपी की देश भर में स्ट्रेंथ है जिससे वो चुनाव जीतती है, वो वहां पर नहीं है। और अभी टोटल भी कर ले, जैसे 89 + 50, तो वो कहाँ पहुंच रही है? 140 पर पहुंच रही है। तो 140 का मतलब वो 160 पर हो जाएगी या 120 पर होगी? ओके, है ना? ठीक है। तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बीजेपी अच्छा चुनाव लड़ रही है और ऑफेंसिव तरीके से चुनाव लड़ रही है। नेता क्या बता रहे हैं? इस बार 85,000 बूथों पे सब जगह भारतीय जनता पार्टी का बूथ मैनेजमेंट स्ट्रांग हो गया है, और हर 23 जिले, हर जिले पे एक कैबिनेट मंत्री को इंचार्ज बनाया गया है, हर विधानसभा पे एक सांसद को इंचार्ज बनाया गया है, हर विधानसभा में एक विधायक को, प्रदेश के किसी मंत्री को इंचार्ज बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इस बार वहां पे संगठन को मैनेज किया है, संगठन जिस तरीके है, वो किसी राज्य में इस तरह के चुनाव नहीं लड़ी भारतीय जनता पार्टी। बात होती है, मैं बीजेपी के लोगों की बात कह रहा हूं, वो उनमें कोई डाउट है, अभी भी कोई संशय है, या बिल्कुल क्लियर है माइंड में? 99% लोगों का कहना है कि 150 सीटें तो हमारी आ ही रही है। उसके ऊपर कहां जाकर रखोगे हम ये नहीं कह सकते। हम 160 भी जा सकते हैं, 175 भी जा सकते हैं, 150 के नीचे भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता मानने को तैयार नहीं है। बात होती है आपकी? नहीं, टीएमसी वालों से नहीं होती मेरी। अच्छा, ठीक है। SIR भी तो है ना उसका भरोसा।